और अजीव द्रव्य में पहले पुद्गल की चर्चा आई, उसके बाद धर्म अधर्म आकाश की चर्चा हो गई। अब काल द्रव्य की क्या चर्चा। माइक ऑफ है आपका? माइक ऑफ है? अच्छा, माइक ऑफ है। ठीक है। मैं ये कह रहा था, हमने अब तक पुद्गल द्रव्य की चर्चा में धर्म अधर्म आकाश, सॉरी, अजीव द्रव्य की चर्चा में पुद्गल धर्म अधर्म आकाश की चर्चा की। काल द्रव्य की चर्चा हमारी चल रही है। हमने ये देखा काल द्रव्य में असंख्यात कालानु है और नियत वर्तना यह निश्चय काल का लक्षण या हेतु है, और परिणाम हेतुत्व यह व्यवहार काल का लक्षण बताया है। परिणाम हेतुत्व यह दूसरे द्रव्यों के परिणमन में निमित्तभूत और स्व के परिणमन का कारण यहाँ पर वर्तना हेतुत्व बताया है। कल मैंने एक बात कही थी, काल द्रव्य एक है, बट मैंने कुछ ऐसे ही कहा था, लेकिन काल द्रव्य असंख्यात है, इतना याद रखना। मैंने शायद गलत बोला होगा, नहीं, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन काल द्रव्य असंख्यात है, इतना तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हम अब 23वीं गाथा में आते हैं। 23वीं गाथा क्या कह रही है? काल द्रव्य की ही बात है, लेकिन यहाँ पर अब अस्थि काय की चर्चा चलेगी। मतलब कायवान कौन से पदार्थ है उनकी चर्चा चलेगी। सबसे पहले हमने देखा था कि 6 द्रव्यों का विभाजन हमने जीव और अजीव की अपेक्षा किया। जीव द्रव्य 1 है और अजीव द्रव्य 5 है। फिर हमने दूसरा एक अपेक्षा देखी, मूर्तिक और अमूर्तिक। तो मूर्तिक में एक पुद्गल द्रव्य को मूर्तिक कहा और अन्य 5 द्रव्य जो है वे अमूर्तिक है। अब यहाँ पर अस्थिकाय और अनअस्थिकाय की अपेक्षा चर्चा करेंगे। अस्थिकाय और अनअस्थिकाय, तो जो अस्थिकाय है वे 5 द्रव्य है और अनअस्थिकाय वो 1 द्रव्य बताया है। इसमें भी कुछ उहापोह है पुद्गल द्रव्य संबंधी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन स्थूल रूप से 5 द्रव्य अस्थिकाय में बताए गए हैं। गाथा नंबर 23 पढ़ेंगे और थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कुछ अंश हमको पढ़ने भी है, करेंगे चर्चा एक एक के बाद। गाथा 23। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवपभेददो दौवम् उत्तम काल विजुत्तम णादौवा पंच अधिकायादु। फिर से, एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवपभेददो दौवम् उत्तम काल विजुत्तम णादौवा पंच अधिकायादु। पहले शब्दार्थ देखेंगे। एवं, पहले संधि और उसके बाद शब्दार्थ। संधि एवं छभ्येयम इदम, छ भेयम इदम, 3 शब्द होंगे। छ भेयम इदम, जीव अजीव भेददो दौवम। पभेददो, जीव अजीव पभेददो दौवम उत्तम काल विजुत्तम णादौवा पंच अधिकायादु। णादौवा पंच अधिकायादु। अब देखिए क्या कह रहे हैं। एवं मतलब इस प्रकार, इस प्रकार।
छ मतलब छे, छे, ओके। छ भेयमिदम, भेद, इसके, इदम इसके, तो क्या आया, किसके छह भेद है, तो कह रहे ये जो छह भेद है जीव और अजीव, कहाँ आया, अगला देखो, जीव अजीवप भेद दो, मतलब द्रव्य के छह भेद है, जीव और अजीव के हिसाब से छह है, अजीव के 5 होंगे, जीव 1 है, तो इस प्रकार 6। उत्तम काल विजुत्तम, उत्तम, उत्तम मतलब उक्त, जो हमने बताए हैं, ये उक्त मतलब ऊपर जो हमने 6 द्रव्य आपको बताए, उसमें काल विजुत्तम, काल, काल द्रव्य, विजुत्तम मतलब कम करना, कम करना, विजुत्तम मतलब कम करना। णादव्वा, णादव्वा मतलब जानना। पंच अस्थिकायादु, 5 अस्थिकाय जानना, मतलब इतना ही है। 6 द्रव्य जो हमने बताए थे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो इसमें से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश ये अस्थिकाय है और काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है, ठीक है। काल द्रव्य क्या है, एक प्रदेशी है, ओके, और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश ये बहुप्रदेशी है, अर्थात अस्थिकाय है। अब यहाँ पर अस्थिकाय का अर्थ क्या है, पहले ये समझेंगे। अस्थिकाय है ना, अस्थि मतलब है, अस्थि मतलब है, जीव अस्ति तो जीव है, तो अस्थि मतलब होना, है का सूचक है। तो अस्थि कौन से द्रव्य है, तो केवल 6 द्रव्य अस्थि है, 6 द्रव्य अस्थि है। लेकिन अस्थिकाय कितने द्रव्य है, तो कह रहे 5 द्रव्य अस्थिकाय है। 2 बातें कह रहा हूं, अस्थि कहेंगे तो 6 द्रव्य की अस्थि है, लेकिन अस्थिकाय कहेंगे तो 5 द्रव्य अस्थिकाय है। देखो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि काय क्यों बताया आपने, कोई दूसरा शब्द बताना था, अस्थिकाय ऐसा क्यों, प्रदेश, बहुत प्रदेशी को आपने काय क्यों कहा, प्रदेशी को काय कहा है। तो इसका जवाब देखो ऐसा है, जैसे हम वसुमद टारी निवारी त्रिशटता, वसु का अर्थ क्या है, 8। कोई यहाँ पर कह रहा है, जैसे हमारी मम्मी जी कह रही कि वसु का अर्थ है पृथ्वी। अब क्या समझे हम, तो देखिए पृथ्वियाँ 8 होती है, इसलिए वसु मतलब 8, समझ में आया। ऐसा उपचार जिनागम में चलता है, कथन में आ जाता है। तो वसु डायरेक्टली 8 नहीं है, लेकिन पृथ्वियाँ 8 है, इसलिए वसु को 8 कहा जाता है। देखो तुम नारायण दिन बाद आना, क्या कहा, तुम नारायण दिन बाद आना, इसका अर्थ क्या है, 9 दिन बाद, हाँ तुम 9 दिन बाद आना। तो ये नारायण, देखो ये थोड़ा कम यूज है, लेकिन इसका भी उपयोग आचार्य ने किया है। नारायण का अर्थ, कितने नारायण होते हैं, 9, तो तुम 9 दिन बाद आना, तो तुम नारायण दिन बाद आना, ऐसा भी उपचार चलता है। इतना मैं क्यों बता रहा हूँ, इतना इसलिए बता रहा हूँ कि काय, काय का अर्थ प्रदेश लिया गया है, और काय मतलब वैसे तो शरीर, और शरीर को एक प्रदेशी तो नहीं होता है, अनेक प्रदेशी होता है, इसलिए बहुप्रदेशत्व का प्रतीक इस अपेक्षा से काय को शरीर ऐसा या प्रदेश ऐसा अर्थ लिया जाता है, ओके। तो काया अर्थात बहुप्रदेशत्व का प्रतीक है। तो क्या इस गाथा का अर्थ निकल रहा है कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है या अप्रदेशी है, और
अन्य 5 द्रव्य ये बहुप्रदेशी है, इसलिए उनको अस्तिकाय कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब एक प्रदेशी को अप्रदेशी क्यों कहते हैं? देखो, अ मतलब तो नहीं है, और नहीं मतलब उसका कोई प्रदेश नहीं, उसको अपदेशी कहना चाहिए। ऐसा नहीं है, जिनागम में अपदेशो कहकर वो उनका मतीतार्थ ये है कि कम जो कम होता है उसको अपदेशो ऐसा कहना। देखो, जैसे हम प्रैक्टिकल में भी यूज करते हैं शब्द अनउदरा स्त्री, अर्थात जिसको उदर नहीं हो। उदर नहीं हो मतलब पेट बड़ा नहीं है जिसका, उसको अनउदरा कहते हैं। ओके। और कहाँ लगाते हैं अपन? अकषाय। अकषाय कहते कि नहीं? तो अकषाय मतलब क्या? जो ईशत या कम है उसको अकषाय कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल जिनागम में चलता है। अ का अर्थ जीरो नहीं समझना, अ का अर्थ कम के रूप में लेना। एक। ओके। जैसे देखिए, हाँ रोहित भैया, प्रश्न है क्या? हाँ भाई, आपका होने के बाद कुछ ठीक है। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, चलिए। वो उद्गल का भी सबसे छोटा भाग परमाणु है, तो वो एक प्रदेश में ही आता है ना? करते हैं चर्चा, करते हैं, लेना है वो विषय, लेंगे वो विषय। देखिए, अब दूसरा मैं थोड़ा सा ग्रामेटिकली भी आपको एक बात समझाऊं। जैसे कहते हैं कि गिव मी अ लिटिल वाटर, गिव मी अ लिटिल वाटर, मतलब ये इसका अर्थ है कि मुझे थोड़ा पानी देना। ओके। और गिव मी लिटिल वाटर, इसका अर्थ है मुझे पानी नहीं चाहिए। ये ग्रामर की भाषा है। तो ये ऐसा ही, वो आर्टिकल अ निकाल दिया तो उसका अर्थ पूरा बदल जाता है, नेगेशन में लिया जाता है। वैसे ही यहां पर अपन अपदेशो कहकर एक प्रदेशी है ऐसा उसका अर्थ समझना, बिल्कुल प्रदेशी नहीं है ऐसा अर्थ नहीं समझना। ओके, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अभी रोहित भैया ने प्रश्न किया कि पुद्गल द्रव्य जो है उसको, वो भी पुद्गल द्रव्य मतलब वहां पर परमाणु समझना। ठीक है, परमाणु जो है वो एक प्रदेशी है, क्योंकि कल ही हमने देखा कि पुद्गल परमाणु जितने आकाश के क्षेत्र को व्यापता है उसको हम प्रदेश कहते हैं, और वो सबसे छोटा अंश है आकाश द्रव्य का। तो इतनी बात तो हमने कल देखी थी। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि पुद्गल भी एक प्रदेशी है, तो आप उसको अस्तिकाय क्यों कह रहे हैं? तो इसका जवाब ये है, यदि हम परमाणु की अपेक्षा विचार करें तो वो भी अप्रदेशी ही है, लेकिन आचार्यों ने जो चर्चा की है वो पुद्गल स्कंद की अपेक्षा की है, और पुद्गल स्कंद बहुप्रदेशी ही होता है। इस अपेक्षा से वहां पर पुद्गल द्रव्य के, पुद्गल स्कंद की मुख्यता से यह कथन लिया है, और सर्वत्र यहाँ पर पुद्गल को अस्तिकाय के रूप में लगाया गया है। ठीक है, तो ये विवक्षा का भेद है। वे परमाणु की चर्चा नहीं कर रहे, वे पुद्गल स्कंद की चर्चा करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस अपेक्षा से वहां पर बहुप्रदेशी का वहां पर जो विशेषण है वो लग सकता है। ऐसा काल द्रव्य में नहीं होता है ना ऐसा? हाँ, आपका प्रश्न है कि काल द्रव्य बहुप्रदेशी हो सकता है क्या? जैसे दो पुद्गल मिल गए तो क्या हो गया? स्कंद तैयार हो गया। वैसे ही दो कालाणु या दो काल द्रव्य मिल जाए, दो कालाणु मिल जाए तो वो भी बहुप्रदेशी होगा। तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आपने कल की गाथा अच्छे से पढ़ी होगी तो वहां पर उन्होंने गाथा नंबर 22 में
रयणाणम राशि, रयणानम राशि, गाथा नंबर 22 की सेकेंड लाइन, रयणानम राशि कहकर रत्नों की राशि के समान है। रत्नों की राशि का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? वो ऐसे एक दूसरे से मैच नहीं होते ना। मैच की अपेक्षा चिपकते नहीं है, मतलब वो उनका हाँ, वो अलग अलग ही बने रहते हैं, वो चिपकते नहीं है, उनका स्कंद नहीं हो सकता, अलग ही बने रहेंगे। इस अपेक्षा से वहां रत्नों की राशि ये विशेषण लगाया। तो काल द्रव्य, प्रत्येक काल द्रव्य एक एक आकाश के प्रदेश पर स्थित है और वो रत्नों की राशि के समान है, अर्थात उनका मिलान नहीं होने वाला, ये वहां पर निर्देश करना है उनको। तो निष्कर्ष के रूप में ये है कि काल द्रव्य, ये कालाणु, ये एक प्रदेशी ही होगा, ये बहुप्रदेशी नहीं बन सकता है। ठीक है भैया। हाँ बोलिए। हाँ, कल हमने बात किए थे कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं। बराबर। तो स्वचतुष्टय में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये आ गए। राइट। तो ये स्वचतुष्टय में जो क्षेत्र है और आकाश द्रव्य का जो क्षेत्र है, हाँ, ये जो अवगाना देता है ना, क्षेत्र देता है, ये दोनों में अंतर कैसे करेंगे? देखिए, चतुष्टय में रहता है अर्थात प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई द्रव्यपना है। अभी थोड़ा सा बात पकड़ना मेरी। प्रत्येक द्रव्य का, देखो एक द्रव्य ऊपर लिखिए, ओके, हेडिंग द्रव्य, और उस द्रव्य में चार उसके दृष्टिकोण हो गए, एक द्रव्यपना, एक क्षेत्रपना, एक कालपना, एक भावपना। क्या कहा? पहले हेडिंग लिखिए द्रव्य, और उस द्रव्य में फिर से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ऐसे चार बातें लिखना। तो अब क्या कह रहे हैं, वो जो ऊपर वाला जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य स्वचतुष्टयात्मक है, अर्थात उस द्रव्य में उसका कोई ना कोई द्रव्यपना है, उसका कोई क्षेत्र उसने कोई क्षेत्र व्यापा है, उसका कोई ना कोई काल है, अर्थात उसकी कोई एक अवस्था विशेष है, और उसका कोई ना कोई अपना अपना भाव है। ये चार बातों से युक्त प्रत्येक द्रव्य होता ही होता है। तो आकाश द्रव्य का भी जो हम लेते हैं, तो आकाश द्रव्य का भी स्वचतुष्टय, अर्थात आकाश द्रव्य नाम का एक द्रव्य, उसका द्रव्यपना, ओके, द्रव्य अंश, ओके, द्रव्य अंश मतलब उसका कोई अस्तित्व है, आदि आदि जो अनंत गुणों से युक्त वो द्रव्य, ठीक है, वो द्रव्यपना। फिर दूसरा उसका क्षेत्र, अनंत प्रदेशी ऐसा आकाश द्रव्य। काल, उसका कोई ना कोई अवस्था विशेष, निरंतर उसकी वैसी की वैसी अवस्था है, वहां पर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन कोई ना कोई अवस्था बिल्कुल है। और उसका भावपना, अर्थात अवगाहन आदि अनंत गुणों से युक्त ऐसा आकाश द्रव्य के विशेष विशेष गुणों से युक्तपना होना, ये उसका भावपना हो गया। तो प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना चतुष्टय है। वैसे ही जीव का लगा सकते, पुद्गल का लगा सकते, अन्य अन्य द्रव्यों का भी लगा सकते। तो इसमें कहना यह है कि उनका द्रव्यपना अपने रूप से है, पर के रूप से नहीं है, इतना ही है। उनका क्षेत्रपना अपने से है, पर से नहीं है। और पर से अगर हम कहते हैं तो वहां पर निमित्त सापेक्ष कथन समझना, और स्व की अपेक्षा कहते हैं तो उपादान सापेक्ष कथन समझना। तो ये इतना हमको चतुष्टय में इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये वस्तु स्वतंत्रता बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वस्तु स्वतंत्रता सिद्ध होती है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में आडंगा नहीं डालता है, और प्रत्येक अपने द्रव्य अपने में तिष्ठते हुए एक दूसरे में निमित्त भूत होते हैं। लेकिन निमित्त होते हैं, इसका अर्थ वे दूसरे द्रव्य को परिणमित नहीं करते हैं। स्वयं परिणमित होते हुए द्रव्य को वे मात्र सहचारी या वहां पर उपस्थिति मात्र रहते हैं, इतना ही उसका अर्थ समझना। ठीक है, और तो हाँ बोलिए। इसमें स्वचतुष्टय का जो क्षेत्र है,
वहां उसने वो खुद का क्षेत्र हो गया। बराबर। और जो आकाश द्रव्य जो अवगाहनता देता है वह निमित्त की अपेक्षा से आएगा क्या? हाँ, आकाश द्रव्य जो अवगाहन देता है वो निमित्त कारण। और अभी आप तो आकाश को छोड़ दीजिए, ये अपना शरीर है ना, ये शरीर है, राइट। अभी जिस प्रदेश पर आत्मा का जिस प्रदेश पर आत्मा के प्रदेश है, उसी प्रदेश पर पुद्गल के प्रदेश है कि नहीं है? मतलब इस शरीर के प्रदेश है कि नहीं है? है। तो दोनों एक ही जगह पर है, तो दोनों एक जगह पर है, तो दोनों एक दूसरे को अवगाहन दे रहे। उसी जगह पर धर्म द्रव्य है कि नहीं है? है। उसी जगह पर अधर्म द्रव्य है कि नहीं है? है। उसी जगह पर एक कालाणु है कि नहीं है? है। और उसी जगह पर आकाश के प्रदेश भी है कि नहीं है? है। तो सब इस प्रकार से देखा जाए तो सब एक ही प्रदेश पर तिष्ठते हुए भी सभी अपने में है, एक दूसरे में कोई भी अड़ंगा नहीं लाता है। ठीक है। अच्छा हुआ आपने ये बिंदु उठाया। तो एक प्रश्न भी पेंडिंग था वैसे, कि आकाश के एक प्रदेश पर क्या क्या है। क्या प्रश्न है? आकाश के एक प्रदेश पर क्या क्या है? कोई बता? अरे छह द्रव्य, छह द्रव्य बहुत स्ट्रेट आंसर हो गया। मुझे अब थोड़ा सा बाइफर्केशन चाहिए। धर्म द्रव्य का एक प्रदेश, अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश। देखिए, पहला तो धर्म द्रव्य का एक प्रदेश। ओके, धर्म द्रव्य वैसे कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेश। आगे गाथा आने वाली है, लेकिन अपन ले लेते। क्या है? धर्म द्रव्य का एक प्रदेश है, अधर्म द्रव्य का एक प्रदेश, आकाश द्रव्य का एक प्रदेश, काल द्रव्य या एक कालाणु। चार बातें हो गई। अब क्या है? जीव कितने हैं? बोलिए, आकाश के एक प्रदेश पर जीव कितने हैं? जीव को तो असंख्यात प्रदेश घेरता है ना। हाँ, लेकिन एक प्रदेश पर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हाँ, एक जीव हो सकता है। एक जीव हो सकता है। और किसी का कोई कथन इसमें? अनंत भी हो सकते हैं, निगोदीय जीव। हाँ, सूक्ष्म जीव की अपेक्षा अपन अनंत भी ले सकते हैं। और अलोकाकाश में तो नहीं रहेगा कुछ? नहीं, अलोकाकाश की बात नहीं, लोकाकाश के एक प्रदेश की बात चल रही है। और वो भी अपन त्रस नाली के अंदर ही लेंगे, वो भी एक बात लगा देना अभी। तो देखिए, जीव में अनंत सूक्ष्म जीव, क्योंकि अनंत सूक्ष्म जीवों का कुछ कुछ प्रदेश लेना, क्योंकि जैसे ममता भाभी ने बताया कि एक जीव असंख्यात प्रदेश तो कम से कम घेरेगा ही घेरेगा, लेकिन असंख्यात प्रदेश यद्यपि घेरता है, लेकिन एक प्रदेश पर तो है ना उसका कोई स्पर्श तो है कि नहीं? उस असंख्यात प्रदेश में एक प्रदेश तो है ना, वहां पर जीव का कोई अंश मिलेगा तो मिलेगा। इस न्याय से अनंत सूक्ष्म जीव वहां पर पाए जाएंगे। एक बादर जीव भी आकाश के एक प्रदेश पर पाया जाएगा, और उसका भी कुछ अंश। अब देखिए, बादर जीव, मैंने दो बातें कही, अनंत सूक्ष्म जीव एक प्रदेश पर और एक बादर जीव एक प्रदेश पर। ऐसा कैसे? देखिए, बादर अड़ाता है ना, तो इसलिए एक प्रदेश पर एक ही जीव वो ये कर सकता है, इस रूप से लिया। और सूक्ष्म जीव तो अड़ाते नहीं है, इसलिए अनंत जीव भी एक प्रदेश को स्पर्श कर सकते हैं। ये अपेक्षा लगी है। ठीक है। पुद्गल की बात करनी है। अब हमने जीव की चर्चा की, अब पुद्गल की चर्चा करनी है। पुद्गल का एक परमाणु एक प्रदेश पर हो सकता है, एक बात। दूसरा, जो लोकव्यापी महास्कंद है, लोकव्यापी महास्कंद, वो एक प्रदेश को स्पर्श करेगा कि नहीं? मतलब उसके किसी अंश को स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये दूसरा पुद्गल की बात आ गई। तीसरा, अनंत प्रदेशी सूक्ष्म स्कंद। क्या अनंत प्रदेशी सूक्ष्म स्कंद एक प्रदेश पर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और एक बादर स्कंद का कुछ अंश,
एक बादर स्कंद का कुछ अंश। ठीक है, ये इतनी सब चीजें आकाश के एक प्रदेश पर पाए जाएंगे। हमको लगता है बस 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य के अलावा अनंत जीव, अनंत सूक्ष्म वर्गणाएं उसी एक प्रदेश पर तिष्ठते हैं। हमने जिसको अपनी प्रॉपर्टी मान ली है उस प्रॉपर्टी पर अनेक वस्तुओं का दावा चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक कथन हमारे लिए भेद ज्ञान का एक अवसर लेकर आता है, तत्व चिंतन के लिए हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। ठीक है भैया? हाँ बोलिए। आप पुद्गल का एक बार बताइए ना, एक परमाणु, पुद्गल का एक लोकव्यापी महास्कंद, बराबर एक लोकव्यापी महास्कंद का एक प्रदेश। वैसे लोकव्यापी महास्कंद तो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण है, लेकिन उसका एक प्रदेश स्पर्श कर रहा है ना किसी एक पर्टिकुलर प्रदेश को, तो वो उसका एक प्रदेश लेंगे। ठीक है, अनंत प्रदेशी सूक्ष्म स्कंद, अभी तीसरी बात कर रहा हूं, अनंत प्रदेशी सूक्ष्म स्कंद और एक बादर स्कंद का कुछ अंश, एक बादर स्कंद का कुछ अंश। तो ये 4 पुद्गल की अपेक्षा लिए है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। अणु की चर्चा करेंगे अपन। अणु देखो, एक होता है 4 अणु की चर्चा करनी है, आप यूं ले लीजिए 4 अणु की चर्चा करनी है। एक होता है द्रव्याणु, एक होता है क्षेत्राणु, एक होता है कालाणु और एक होता है भावाणु। क्या कहा? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और उसको अणु 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 लगा दीजिए। द्रव्याणु जो होता है वो पुद्गल का परमाणु जो है उसको हम द्रव्याणु कहेंगे। सबसे छोटा पुद्गल द्रव्य के अंश को द्रव्याणु कहेंगे। ओके, या अविभागी, उसका पुद्गल द्रव्य का सबसे छोटा जो अंश है उसको द्रव्याणु कहा जाता है। ओके, क्षेत्राणु यहां पर आकाश का जो सबसे छोटा अंश है, प्रदेश, उसको क्षेत्राणु कहा जाता है। ओके, कालाणु, काल द्रव्य का जो एक काल द्रव्य को कालाणु बताया जाता है। देखिए, द्रव्याणु में एक पुद्गल परमाणु को लिया गया, वो द्रव्य है। ठीक है, क्षेत्राणु में आकाश के अंश को लिया, कालाणु में काल द्रव्य को लिया। ओके, और भावाणु में वहां पर छह द्रव्य के अविभाग प्रतिच्छेद को, जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद को भावाणु लेंगे। किसी अपेक्षा जीव का भी कहीं कहीं बताया जाता है, कहीं आप छह द्रव्यों के अविभाग प्रतिच्छेद को भावाणु लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, द्रव्याणु में पुद्गल की चर्चा की, क्षेत्राणु में आकाश को लिया, कालाणु में काल को लिया और भावाणु में छह द्रव्य को ले लिया। ठीक है, और एक प्रश्न है, जैसे सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा, सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा, विचार करके कहना और अपेक्षा लगाना। आकाश द्रव्य। द्रव्य क्षेत्र क्षेत्र की अपेक्षा, व्यापक की अपेक्षा आकाश द्रव्य लेंगे और ज्ञान की अपेक्षा जीव द्रव्य लेंगे। अच्छा, देखिए, क्षेत्र की अपेक्षा आकाश द्रव्य। हाँ, अपेक्षा अभी लगाई, अपेक्षा बराबर। क्षेत्र की अपेक्षा आकाश द्रव्य, एक हो गया, क्षेत्र खत्म कर दीजिए। द्रव्य, हाँ, द्रव्य अपेक्षा पुद्गल द्रव्य सबसे बड़ा द्रव्य है। ठीक है, काल अपेक्षा, काल अपेक्षा कौन बड़ा है? हाँ जी, अरे रे रे रे, नहीं नहीं नहीं, बोलिए। अरे
आकाश भाई आप क्या कह रहे हैं, जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। जीव द्रव्य। एक बार क्वेश्चन। जीव द्रव्य। काल की अपेक्षा कौन सा द्रव्य बड़ा है? जीव द्रव्य भैया। नो। उद्गल। क्षय द्रव्य भैया, क्षय द्रव्य। हाँ, क्षय द्रव्य। अरे अनादि अनंत है, अस्तित्व गुण भूल गए अपन। सामान्य गुण का विषय था, प्रश्न था ये, और हमने उस समय डिस्कस भी किया होगा। बट एनीवेज, क्षय द्रव्य ये उतने ही बड़े हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, क्योंकि क्षय द्रव्य अनादि अनंत है, किसी का नाश होता नहीं, किसी का उत्पाद होता नहीं। इस अपेक्षा से क्षय द्रव्य समान है। ओके, सभी बड़े हैं। ओके, द्रव्य क्षेत्र काल हो गया। अब भाव की चर्चा। भाव अपेक्षा कौन बड़ा? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य। समझ में आया? जीव द्रव्य भाव अपेक्षा बड़ा क्यों कह रहे हैं? केवल ज्ञान की अपेक्षा। केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद, वो ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक चर्चा हमारी हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। बहुप्रदेशी और एक प्रदेशी की अपने अभी आज की गाथा के विषय में आ जाइए। एवं, बेचारा गाथा फिर से एक बार पढ़ लूं, मुझे कुछ विषय तो नहीं रहा है, ये सच समझ ले। एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवपभेद दो दौवम उत्तम काल विजुत्तम नादवा पंच अत्थिकायादु। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब 24वीं गाथा में भी आ जाते हैं। अब देखिए, 24वीं गाथा लेनी है। संति जदोतेणे दे अत्थिति भणन्ति जिणवरा जम्हा काया इव बहुदेसा तम्हा कायाय अत्थिकायाय। फिर से, संति जदोतेणे दे अत्थिति भणन्ति जिणवरा जम्मा काया इव बहुदेसा तम्हा कायाय अत्थिकायाय। अब यहां से पंचास्तिकाय की चर्चा चालू हो रही है। तो क्या कह रहे हैं देखिए, पहले ही हो गई इनफैक्ट। एक मिनट। अस्तिकाय बंधिनी 5 यह संख्या तो जानी हुई है, इसलिए अस्तित्व तथा कायत्व निरूपण करते हैं। अस्तित्व और कायत्व का निरूपण कर रहे हैं। क्या है? संति जदो तेणे दे, संधि करके देखिए। संति जदो तेणे दे अत्थि इति भणन्ति जिनवरा जम्हा। अत्थि इति भणन्ति जिनवरा जम्हा काया इव बहुदेसा तम्हा कायाय अत्थिकायाय। ये वैसे हमने अभी चर्चा कर ली है वैसे, बट यहाँ ये प्रश्न खड़ा किया गया है कि आप इन 5 को अस्तिकाय क्यों कह रहे हैं और ये 6 अस्थि क्यों है, ये चर्चा आ रही है। देखो क्या कह रहे हैं। संति मतलब है, जदो क्योंकि, जदो मतलब क्योंकि, तेने दे मतलब इसलिए, अत्थि मतलब अस्ति, इति मतलब ऐसा, इस प्रकार, भणन्ति जिनवरा जम्मा, ऐसा इस प्रकार, भणन्ति मतलब कहा है, जिनवरा जिनेन्द्र भगवान ने, जम्हा मतलब जिस अपेक्षा से, काया इव बहुदेसा, काया मतलब शरीर, इव बहुदेसा
बहुदेशा मतलब जैसा शरीर बहुत प्रदेशी है, तो उसी प्रकार तम्मा कायाय अस्थि कायाय, तम्मा उसी प्रकार अस्थि काय को भी कायवान कहा जाता है। अस्थि काय द्रव्य को भी कायवान कहा जाता है। ये इस गाथा के शब्दार्थ निकले। अपन डायरेक्टली इसका भावार्थ भी देखते हैं। पूर्वोक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये 5 द्रव्य विद्यमान है, इसलिए जिनेश्वर इनको अस्थि कहते हैं। ओके, पूर्वोक्त मतलब पहले गाथा में हमने दव्वम ये शब्द लिया था, उस दव्वम का यहाँ पर कह रहे पूर्वोक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये 5 द्रव्य विद्यमान है, इसलिए जिनेश्वर इनको अस्थि कहते हैं। और ये काय के समान, काय मतलब शरीर, काय के समान बहुप्रदेशों को धारण करते हैं, इसलिए इनको काय कहते हैं। अस्थि तथा काय दोनों को मिलाने से 5 अस्थिकाय है। ओके, देखिए यदि मैं 2 प्रदेशी कहूं तो क्या वो अस्थिकाय कहा जाएगा? बराबर। 2 प्रदेशी मतलब मात्र एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहा है, लेकिन 2 प्रदेशी भी आता है तो वो कायवान का अस्थि काय कहा है। ओके, एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। प्रश्न ये है कि हमने प्रदेशत्व गुण देखा है। प्रदेशत्व गुण क्या कह रहा है कि प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार है और वो आकाश का कोई ना कोई प्रदेश व्यापता है। तो क्या काल द्रव्य कोई प्रदेश व्यापता है क्या? तो उसका जवाब है वो व्यापता है। कितना प्रदेश? एक प्रदेश व्याप रहा है, इसीलिए उसको अस्थिकाय नहीं कह रहे हैं। यदि एक प्रदेश से ज्यादा व्यापता तो उसको अस्थिकाय कहते हैं। ओके, प्रश्न और एक खड़ा हो रहा है, फिर उसको आप द्रव्य क्यों कहते हो? प्रश्न क्या है? फिर आप उसको द्रव्य क्यों कहते हो? अगर वो अस्थिकाय नहीं है तो उसे द्रव्य क्यों कहा जा रहा है? कोई जवाब दे सकता है? क्या कहा? सामान्य गुण पाए उसमें जो सामान्य गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहां पर तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का एक सूत्र लेना है। श्रेयांश भैया उधर पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ जवाब दे रहे हैं। चलिए बोलिए। भैया वो द्रव्य की बेसिक डेफिनेशन है आपने, बोलिए ना। उन्हें गुणों को समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, तो वो काल द्रव्य में उसके सामान्य और विशेष गुण है ना। हाँ, तो इसलिए उसको द्रव्य कहते हैं। वो तो नीता भाभी ने वही आंसर दिया। और एक बात चाहिए थी मुझे। क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना भैया। प्रश्न ये है कि काल द्रव्य को द्रव्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि वो अप्रदेशी है, अस्थिकाय नहीं है, फिर भी उसको द्रव्य क्यों कहा जा रहा है? तो नीता भाभी ने इसका एक जवाब दिया और अंकुश भैया ने भी वही उसको ये किया कि जो गुणों को धारण करे सो द्रव्य, क्योंकि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो बिल्कुल वो बात तो सही है। और कोई तर्क है इसमें? उत्पाद वे द्रव्य हो रहा है। बहुत अच्छा। उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। 2 बातें कह रहे हैं, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। सत, सत मतलब रहना, होना, 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 अस्तित्व, ये द्रव्य का लक्षण है। तो इस न्याय से
काल द्रव्य है, इसलिए वो द्रव्य है। और वो निरंतर उत्पाद व्यय द्रव्य, मतलब उसमें पूर्व पर्याय का व्यय, नवीन पर्याय का उत्पाद, और काल द्रव्य रूप ही बना रहना, और जितने कालानु है उतने ही बने रहना, ये उसका द्रव्यपना। इस न्याय से वो द्रव्य बना। समझ में आया? तो 3 तर्क अपन ने यहाँ पर खड़े किए। एक तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ये स्थूल परिभाषा। हालांकि आप थोड़ा सा गौर करें तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो उसमें बहुत व्यापकता है। जैसे गुण, एक एक गुण को खड़ा करेंगे और उसका काम खड़ा करेंगे, तो हमने यहाँ पर कौन सा द्रव्यत्व गुण को खड़ा किया और उसका और अस्तित्व गुण को खड़ा किया, और उसके विशेषता की अपेक्षा हमने इसको द्रव्य घटित करके देखा। लेकिन स्थूल रूप से समझना है तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई बात नहीं। लेकिन विशेष, अब चूंकि हमारा अभ्यास अब थोड़ा सा एक ऊंचे स्तर पर आया है, तो उसमें अपनी उतनी थॉट प्रोसेस भी उतने ऊंचे स्तर पर आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात हो गई। तो यहाँ पर बहुप्रदेशी होने की वजह से इन 5 द्रव्यों को अस्तिकाय बताया जा रहा है। ओके, भैया एक तो दोनों का समय उत्पाद द्रव्य ने काल को द्रव्य बताने के 3 रीजन बताए ना आपने, दो ही बताए। 3 ना, देखो, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जो गुणों को धारण करे सो द्रव्य एक। दूसरा उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ये निरंतर उसमें पूर्व पर्याय का उत्पाद, नवीन पर्याय का नवीन पर्याय की उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय, और द्रव्य रूप से बना रहा, द्रव्यपना निरंतर बना रहा, उसका नाश नहीं हुआ, काल द्रव्य रूप ही रहा, उसकी जितनी संख्या थी उतनी ही काल द्रव्य रहे, कुछ कम नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं हुए, इस प्रकार से वो द्रव्य ही रहा। और तीसरा सत द्रव्य लक्षणम, सत मतलब वो सत मतलब उसका है पना, अस्तिपना, शाश्वतपना, उसको हम द्रव्य कह रहे हैं। ठीक है, यस। आइए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे, 25वीं गाथा में आते हैं। अब यहाँ पर प्रदेशों की संख्या दे रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य के कितने कितने प्रदेश होते हैं उसकी चर्चा अब इस 25वीं गाथा में आने वाली है। इंटरेस्टिंग है, वैसे हमने भागों में पढ़ा है, लेकिन अब उसको ग्रंथ का आधार है कि ये कहाँ से वो विषय उठाया है, तो ये यहाँ से उठाया है, इसका आधार मिल रहा है। पढ़ते हैं 25वीं गाथा। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेवति विह पदेसा कालस्य गौणतेन शोकाओ। बहुत जबरदस्त लिखा है, क्या उन्होंने गाथा बनाई है, सचमुच विशेष है, विचारणीय है। फिर से एक बार पढ़ेंगे, शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। होन्ति असंख्या जीवे, विषय क्या चल रहा है? प्रदेशों की चर्चा कर रहे हैं। कौन से द्रव्य के कितने कितने प्रदेश होते हैं, कितने प्रदेशी है, उसकी बात चल रही है। ठीक है, तो गाथा को पढ़ते पढ़ते ही उसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विह पदेसा कालस्य गो न तेन शोकाओ। ठीक है, संधि देखेंगे अभी। होन्ति असंख्या जीवे धम्म अधम्म अनंत आयासे मुत्ते तिविह पदेसा, सरल है एकदम,
कालस्य एगो, कालस्य एगो न तेन सो काओ, न तेन सो काओ। समझ में आया? बहुत सरल आया ये। होंती मतलब होते हैं, रहते हैं। क्या रहते हैं? असंख्यात। क्या असंख्यात? किसके असंख्यात? तो कह रहे हैं जीवे, एक जीव के। जीवो नहीं कहा, जीवे कहा, मतलब एक जीव के कहा। जीवो लेंगे तो अनेक वचनी आएगा, जीवे मतलब एक वचनी। तो एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, तो इसका अर्थ प्रत्येक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। किसी के कम है, किसी के ज्यादा, ऐसा नहीं लगाना है। जीवे कहकर प्रत्येक जीव के असंख्यात। ओके। धर्म द्रव्य के कितने? उसके भी असंख्यात, ये असंख्या उसको भी लगाना। और अधर्म उसके भी असंख्यात। ओके। अब देखिए यहां कॉमा लगाएंगे। आगे क्या है? अनंत आयासे। अनंत आयासे मतलब आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। ओके। कितने द्रव्यों की चर्चा हो गई? 4। जीव असंख्यात प्रदेशी, एक जीव असंख्यात प्रदेशी, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, और अब का आकाश द्रव्य ले रहे वो अनंत प्रदेशी। ठीक है। मुत्ते, मुत्ते, मुत्ते मतलब मूर्ति कौन होता है? पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य तिविह पदेसा। ति विह, तीन, विधि, 3 प्रकार का है। पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों की संख्या 3 प्रकार की है। ओके। कालस्येगो, कालस्य, कालस्य एगो, कालस्य एक प्रदेशी। ण तेन सो काओ, क्योंकि ण मतलब नहीं, तेन मतलब वह कावो, कावो मतलब कायवान नहीं है, अस्तिकाय नहीं है। ठीक है। ये इस गाथा का शब्दार्थ हुआ। मुत्ते तिविह पदेसा, इसकी चर्चा करनी है अपने को। मुत्ते तिविह पदेसा अर्थात पुद्गल द्रव्य तिविह पदेसा, 3 प्रकार के प्रदेशी बताया गया है। कौन से 3? तो कह रहे संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो पुद्गल द्रव्य तिविह पदेसा अर्थात 3 प्रकार का, संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये 3 प्रकार का पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों की संख्या है। और अन्य जीव, एक जीव असंख्यात प्रदेशी, धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी, काल द्रव्य एक प्रदेशी, और पुद्गल द्रव्य पुद्गल द्रव्य 3 प्रकार का, संख्यात, असंख्यात, अनंत, और आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी। ये इस प्रकार ये संख्या की चर्चा आ गई। अगर आप हाँ बोलिए ना। परमाणु क्या या फिर पुद्गल का? हाँ, परमाणु का तो एक प्रदेशी ही है, लेकिन यहाँ पर पुद्गल स्कंध की चर्चा की मुख्यता से बात चल रही है, इसलिए संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये क्योंकि अस्तिकाय का वचन है ना, तो अस्तिकाय में यहाँ पर इसको पुद्गल को बहुप्रदेशी की अपेक्षा ही कथन कर रहे हैं, परमाणु की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। देखो ये तालिका वाला बुक है। तालिका के बुक में एक टेबल है, लोक में अवगाह, द्रव्य के लोक में रहने का तरीका। तो उसमें ये पूरा चार्ट वहां पर है विद्यमान, पेज नंबर 92 में, तत्वार सूत्र पेज नंबर 92। वहां से आप जस्ट नोट कीजिए, आप जब चाहो वहां पर देख सकते हैं। ठीक है। तो पूरा चार्ट है। जैसे देखिए, जैसे अभी सोनाली भाभी ने कहा ना, पुद्गल का क्या है? एक प्रदेश, अणु और
सूक्ष्म स्कंद वो एक प्रदेश को घेर सकता है। संख्यात प्रदेश, असंख्यात प्रदेश, एक मिनट। इसमें अनु लिया है भैया? हाँ, उसमें अनु लिया है, लेकिन मैं यहाँ की टीका देख रहा हूँ अभी। देखो, अपने बृहद द्रव्य संग्रह गाथा 25 की टीका। ओके, देखिए, मुत्ते तिव्य पदेशा, मूर्त अर्थात पुद्गल द्रव्य में जो संख्यात असंख्यात तथा अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद है। ओके, वे ही 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। अब यहाँ पर तो ये बताया तो संख्यात में वहां पर एक को अगर वो अणु को लेना है, तो अगर अपने को इसमें दोनों को मैच करना है तो अपन संख्यात में अणु को संख्यात में लेंगे। यूजुअली संख्या मान में 2 के आगे ही चर्चा चलती है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पुद्गल स्कंद की ही चर्चा की है, तो मैं इसीलिए गड़बड़ा गया ना। मैंने वहां भी देखा, यहाँ देखा, तो दोनों में मुझे थोड़ा सा अलग दिखा। तो अपेक्षाकृत कथन है, संख्यात असंख्यात ही लिया है, लेकिन अनंत नहीं लिया है यहाँ पर। ओके, पुद्गल का तिव्य प्रदेशा उन्होंने तीसरा अनंत प्रदेश ही नहीं कहा है। देखो, और एक बात है, देखो टीका में यहाँ पर और आगे पढ़िए, अनंत का अर्थ क्या लेना? अनंत प्रदेशी कह रहे हैं, मतलब क्या? अनंत परमाणु पूर्ण लोकालोक। ना 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 ना, अभी भाभी ने जवाब दिया। अनंत परमाणु को अनंत प्रदेशी कह रहे हैं, नॉट लोकालोक को व्याप रहा है। इसलिए अगर हम अनंत पुद्गल को अनंत प्रदेशी कह रहे हैं, तो इसका अर्थ इतना ही है कि एक पुद्गल स्कंद में अनंत पुद्गल परमाणु पाए जा रहे हैं, इतनी ही बात चल रही है। अगर और वो इतने से प्रदेश में रह रहा है, अगर हम अनंत पुद्गल को असंख्यात प्रदेशों में कैसे, मतलब लोकाकाश प्रमाण असंख्यात में कैसे बिठाएंगे? तो अगर उसके लिए प्रदेश कम हो जाएंगे ना, अनंत प्रदेश असंख्यात प्रदेश में कैसे बैठेंगे? तो वो अनंत परमाणुओं की अपेक्षा कथन है, और वो एक परमाणु एक प्रदेश घेरता है। इस प्रकार अनंत परमाणु वहां पर अनंत प्रदेश से युक्त है, इतना कहना है। और लेकिन अनंत प्रदेश होते हुए भी वो कम प्रदेश में रह सकते, ऐसा उसका अवगाहनत्व शक्ति है। लेकिन कहने की बात इतनी है कि अनंत प्रदेशी कहकर उसको अनंत आकाश के प्रदेश नहीं लगेंगे, ये याद रखना। आकाश के प्रदेश तो असंख्यात के अंदर ही बैठेगा, लेकिन उसको अनंत प्रदेशी कहने में आता है। देखिए टीका में लिखा है, थोड़ा सा आगे देखिए। हाँ, ये क्या, कौन सा पेज है भैया? उसके पहले वाला 91 है क्या? अच्छा, द्रव्यों के प्रदेश है, मैंने गलत ये किया। अब यहाँ पर बराबर है, स्कंद अवस्था संख्यात असंख्यात अनंत, ये बराबर आ गया। ओके, ठीक है। ये इसकी अपनी गाथा की टीका खोलिए ना भैया, उसमें मुझे पढ़ना है थोड़ा सा। अब जैसे आप ओपन ही किया है तो इसमें भी लिखा है ना भैया, इसमें भी लिखा है अनुभवस्था एक। राइट, लिखा है। देखिए ये मुझे पढ़ना है। मूर्त अर्थात पुद्गल द्रव्य में जो संख्यात असंख्यात तथा अनंत परमाणुओं का पिंड अर्थात स्कंद है, वे ही 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं, न कि क्षेत्र रूप प्रदेश 3 प्रकार के हैं, क्योंकि पुद्गल के अनंत प्रदेश क्षेत्र में स्थिति का अभाव है। ये इसका अर्थ क्या है? अनंत प्रदेश स्थिति नहीं है, अनंत परमाणु के स्कंद को अनंत प्रदेशी कहा जा रहा है। ओके, इतनी बात थोड़ी सी क्लैरिटी कर लेना। उसका विस्तार अनंत प्रदेशी नहीं है,
लेकिन वो जो स्कंद है वो अनंत परमाणु का बना है, और एक परमाणु एक प्रदेश, तो अनंत परमाणु अनंत प्रदेश घेर सकते हैं, इतना ही वहां का अर्थ है, लेकिन रहते तो उस लोकाकाश में ही है। ठीक है, चलिए भैया यहाँ पे आने पुद्गल की संख्या की ओर से संकेत है। हाँ राइट, पुद्गल की संख्या, पुद्गल की संख्या है राइट, लेकिन प्रदेशी कहकर वहां पर एक परमाणु इज इक्वल्स टू एक प्रदेश, ये समझना है, और इस अपेक्षा से वो अनंत प्रदेशी हो गया। समझ में आ रहा है क्या? अनंत प्रदेशों एक वर्गणा है जिसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। क्या कहा? एक वर्गणा है जिसमें अनंत पुद्गल परमाणु है। तो अनंत परमाणु है तो उसमें प्रदेश कितने हैं? तो एक परमाणु ने एक प्रदेश व्यापा, तो इस अपेक्षा से वो अनंत प्रदेशी हो गया, ये समझना है। भैया जी पूछना था, बोलिए। हमने अभी बोला अनंत परमाणु मतलब अनंत प्रदेश पे रहते हैं, ऐसा है क्या? अनंत परमाणु, एक परमाणु इज इक्वल्स टू एक प्रदेशी, क्योंकि हमने क्या देखा, एक परमाणु कितने क्षेत्र को व्यापता है? तो एक प्रदेश को व्यापता है। तो कोई स्कंद है अनंत प्रदेशी, तो उसमें कितने लॉजिकली उसमें कितने प्रदेश को व्यापने की एक परमाणु, एक स्कंद है जो अनंत प्रदेशी है, तो उसमें कितने परमाणु है? अनंत परमाणु हुए कि नहीं हुए? तो इस न्याय से वो अनंत प्रदेशी कह दिया। समझ में आया? एक परमाणु एक प्रदेशी, तो अनंत परमाणु अनंत प्रदेशी, ये इतना ही कहना है। वो व्यापता नहीं है अनंत प्रदेशों को, लेकिन वहां संख्या, जैसे अभी मुकेश भैया बता रहे, संख्या कितनी है, तो अनंत परमाणुओं का वो पिंड है, इतना ही बताना है वहां पर। ठीक है भैया हाँ बोलिए ना। एक परमाणु एक प्रदेश बोल रहे हैं, ये तत्व सूत्र में 11वां अध्याय में 11वां अध्याय जो वर्ड लिखा है नानो, हाँ वो तो ऐसा लिख रहा है, उसका परमाणु के प्रदेश नहीं होते। हाँ, तो मैंने चर्चा की ना भैया अभी आज के स्वाध्याय में कि न आनो, परमाणु के प्रदेश नहीं होते, मतलब एक प्रदेश से ज्यादा नहीं होता, ये उसका अर्थ समझना। तो न आनो मतलब वो वही बात है कि अप्रदेशी कहने का अर्थ उसके प्रदेश नहीं है, ऐसा नहीं, वो प्रदेश, एक प्रदेशी को अप्रदेशी कहने का प्रचलन है, मतलब मतलब लिटिल, एक, इसका अर्थ ऐसा है। ठीक है, देखिए ये अगर आप तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे ना, ये आज हमने जितनी चर्चा की है, आपको लगभग 90% आपको ये, या अजीवाधिकार की जितनी चर्चा की, यूं कहूंगा कि हमने 15वीं गाथा से लेकर अब तक 25वीं गाथा तक जो कोई चर्चा की है, ये पूरी की पूरी चर्चा ये 5वें अध्याय का विषय है। तो आप यूं समझिए कि हमारा तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय हो गया। ओके, जैसे ज्ञान मार्गणा में अपना पहला अधिकार पूरा हो गया, वैसे यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय हमारा इस अजीव अधिकार में हो जा रहा है। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूं, देखिए अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, हमने चर्चा की थी। अजीव द्रव्य और वो कायावान है, अस्थि काय, धर्म अधर्म आकाश का आकाश पुद्गला, मतलब 4 द्रव्य की चर्चा की। ओके, अस्थि काय, आगे क्या कह रहे? द्रव्यानी, ये सभी द्रव्य है। ओके, आगे क्या कह रहे? जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है और वो भी अस्तिकाय है। च का अर्थ वो कायवान है, ये लगाना है। ओके, नित्य अवस्थित अन्य रूपानी, नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। ठीक है, अगला सूत्र देखिए, रूपी न पुद्गला।
परंतु हमने ये अभी जो अस्थिकाय की चर्चा की वे अरूपी है, लेकिन उसमें पुद्गल द्रव्य रूपी है। समझ में आया? इमीडिएटली टोन बदल दी। मेरा चौथे सूत्र के ऊपर चर्चा करनी है, थोड़ा सा उपयोग देंगे तो आपको अच्छी बात मिलेगी। नित्य, अवस्थित और अरूपी। अरूपी का तो अर्थ सबको समझ में आया कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जा रहा है, मूर्तिकपना नहीं है, इस अपेक्षा से अरूपी है। ओके, नित्य का अर्थ क्या है और अवस्थित का अर्थ क्या है? कोई बता सकता है? वही पूछना था मैं आपको। हाँ, नित्य क्या लिखा है? कभी नष्ट न होने वाला। आप आगे बढ़ गए। नहीं, वही लिखा है ना वहाँ पे 107 नंबर में, पेज 89। पेज 89। हाँ, ये तत्व सूत्र का समझो, उसमें पेज 89। नित्य मतलब कभी नष्ट न होने वाला। हाँ, तो वही पूछ रहा था, वो जीव का है ना, जीव में तो लिखा है ना नित्य लिखा है, हाँ, तो कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। अच्छा ठीक है, और बोलिए, मैं आपके जवाब देता हूँ, आपको जवाब देता हूँ। हाँ ममता भाभी बोलिए। नित्य यानी ध्रुव द्रव्य बना और अवस्थित यानी परिणमन उत्पाद्य, ऐसा अवस्थित यानी परिणमन, ठीक है, ठीक है। उत्पाद्य। हाँ हाँ, नित्य मतलब कायम रहने वाला, कभी नाश नहीं होने वाला। सुनील भैया अभी आपका भी जवाब आ रहा है। नित्य मतलब कायम रहने वाला, कभी नाश नहीं होने वाला, बहुत ठीक है। अवस्थित का अर्थ ऐसा लेते हैं कि संख्या में चेंज नहीं हो गया, अवस्थित जितने हैं उतने बने रहे, उसको अवस्थित कह रहे हैं। यहां पर लिखा है क्या? अवस्थित, संख्या कम ज्यादा न होना। आरी बात वहां पर लिखी है, देखिए नीचे लास्ट पॉइंट, अवस्थित, संख्या कम ज्यादा न होना। और नित्य का अर्थ है कभी नष्ट नहीं होना। अब देखिए, ये नित्यपना जो कह रहे हैं, जीव द्रव्य का नाश हुआ क्या? जब तक है तब तक तो नहीं, लेकिन नाश होने वाला। जीव द्रव्य का नाश हुआ क्या? हाँ या ना? इंडिविजुअल क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, मेरे को समझ नहीं नहीं, मनुष्य की बात नहीं चल रही है, या तिर्यंच की बात नहीं चल रही है, एक पर्टिकुलर जीव की बात हो रही है, जीव द्रव्य की बात चल रही है। नहीं क्या? हाँ, जीव द्रव्य का नाश नहीं होता है, वो नाश तो पर्याय का हो रहा है भैया, और यहाँ पर्याय की चर्चा नहीं चल रही है। देखो देखो, एक सोना है, सोना बराबर, सोने का बिस्किट है मेरे पास, उस सोने के बिस्किट का मैंने बनाया एक कंगन। ओके, सोना है कि नहीं है, प्रश्न है मेरा। वो समझ गया, पर्याय का है भैया, मैं समझ गया, मुझे वो तो चेंज हो रहा है, कभी इसमें कभी उसमें। सोना है कि नहीं, तो सोना बना रहना ही ये नित्यपना कह रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। नहीं, वो समझ गया भैया, वो एग्जांपल तो जीव है ना। हाँ, तो जीव तो एक दिन तो मुक्ति आएगा ना। हाँ, लेकिन मुक्त होने के बाद में नाश होगा क्या? तो वही तो पूछ रहा हूँ, जीव रहेगा क्या फिर भी? रहेगा ना, अरे रहना ही चाहिए, ऐसा कैसे? देखिए देखिए, सिद्ध अवस्था है। सुनील भैया, सिद्ध अवस्था में कि नहीं भैया जी, वो शायद अंगल से सिद्ध अवस्था में जीव ही है ना। चलो ठीक है, मैं थोड़ा अलग सोच रहा था आपसे, क्या लाइन पे। नहीं, मैं क्या बोल रहा, जीव जो है ना, हाँ, जो हम फिर उसका जो हो रहा बदल रहा है, अब बोले ना, तो फिर वो कभी ना कभी तो रुक गया ना। नहीं नहीं नहीं, उसका परिणमन हो रहा है, लेकिन वैसे का वैसा हो रहा है। जैसे 24 कैरेट का एक बिस्किट है, वो 24 कैरेट वाला ही बना रहा, इसका मतलब क्या उसका परिणमन नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं है, उसमें हर समय में अनंत पुद्गल वर्गणाएं आ रही है, अनंत पुद्गल वर्गणाएं जा रही है, लेकिन 24 कैरेट और उसका वजन वैसे का वैसे बना रह रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए बना रह रहा है कि उसका द्रव्यपना कायम है,
समझ में आ रहा है? वैसे ही वहां पर सिद्ध अवस्था में कोई जीव है, प्रत्येक समय में एक पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो प्रत्येक समय में पूर्व पर्याय का नाश हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जीव जीव रूप से ही बना रहा है। अब पर्याय में फिर नवीनपना क्या रहा? प्रत्येक पर्याय नवीन हो रही है ना, वो नवीन नवीनता से तीन लोग तीन काल के सर्व पदार्थों को जानने की सामर्थ्य लेकर आ रही है। पूर्व की गई नवीन सामर्थ्य वो नया लेकर आई है, ये कह रहे हैं। लेकिन वो वैसे का वैसा है ना, इसलिए जीव अनंत काल के लिए वैसे रहता है। ऐसा ये वो चेन की अपेक्षा से, उसको परंपरा की अपेक्षा से अनंत काल वहां पर रहेंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन सच्ची बात तो प्रत्येक समय में नवीन अवस्था हो रही है, ये समझना है। और जीव का नाश नहीं हुआ है, जीव अभी भी वहां पर है और शुद्ध रूप से परिणमित हो रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है. ठीक है, कॉन्झर्वेशन म्हणताय. काय म्हणाला सर? कॉन्झर्वेशन. कॉन्झर्वेशन. कॉन्झर्वेशन ठीक है. अवस्था म्हणजे कॉन्झर्वेशन. कॉन्झर्वेशन कॉन्झर्वेशन म्हणण्यापेक्षा ठीक आहे, कॉन्झर्वेशन म्हणजे तुम्हाला हे म्हणायचंय की 30 अवस्था येते, तर ठीक है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, चलिए आज के लिए और कोई प्रश्न है? नहीं है. चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे. निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है. इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार